नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। और आज हम देखने वाले हैं संपूर्ण हिंदी पेडागोजी के 100 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको हिंदी पेडागोजी के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न मिलने वाले हैं जो कि आपको उपयोगी होंगे आपकी आने वाली टेट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है, थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है, शिक्षण सूत्र के माध्यम से भाषा शिक्षण रिक्त स्थान होता है। तो देखिए 4 विकल्प आपके सामने हैं और इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपना आकलन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हिंदी शिक्षण सूत्र के माध्यम से भाषा का जो शिक्षण होगा वो कैसा होगा, प्रभावी, बोझिल, कठिन या सरल। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो प्रभावी होगा। पहला विकल्प जो होगा यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। तो प्रभावी शिक्षण होता है। अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से किस विधि के अंतर्गत अध्यापक व्याकरण विषयों को प्रसंग के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं? प्रत्यक्ष विधि, भाषा संसर्ग विधि या प्रासंगिक विधि। और फोर्थ है यहाँ पर पाठ्य पुस्तक विधि। तो यदि हम बात करें यहाँ पर, तो अध्यापक व्याकरण विषयों को प्रसंग के साथ में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो प्रसंग से ही आपको यहाँ पर हिंट मिल रही है कि आपका जो उत्तर होगा वो होगा प्रासंगिक विधि। ऑप्शन जो थर्ड होगा ये इसमें हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, किस विधि के अंतर्गत व्याकरण नियमों को जाने बिना भाषा के शुद्ध रूप का अनुभव किया जाता है? तो यदि हम बात करें उस विधि के जिसके अंतर्गत व्याकरण नियमों को जाने बिना ही भाषा के शुद्ध रूप का अनुभव किया जाता है, तो प्रत्यक्ष विधि, सूत्र विधि, भाषा संसर्ग विधि या फिर पाठ्य पुस्तक विधि। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं प्रत्यक्ष विधि। ऑप्शन ए इसके लिए यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, शालिनी पर्यायवाची शब्द समझाने के लिए कुछ विद्यार्थियों को कुछ समूह में बांटकर उनसे एक खेल करवाती है। शालिनी का यह कार्य किस विधि के अंतर्गत आएगा? प्रत्यक्ष विधि, खेल विधि, सूत्र विधि या फिर विश्लेषण विधि। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि शालिनी का ये कार्य जो है ये खेल विधि के अंतर्गत आएगा, क्योंकि वो क्या कर रही है, उन्हें समूह में बांट करके खेल करवा रही है। तो ये खेल विधि है जिसके माध्यम से वो यहाँ पर शिक्षा देने का प्रयास कर रही है। अगला प्रश्न आता है, नीचे दिए गए विकल्पों में से किस विधि का आधार केवल व्याकरण की पुस्तकें हैं? पाठ्य पुस्तक विधि, विश्लेषण विधि या फिर सूत्र विधि। और फोर्थ है यहाँ पर भाषा संसर्ग विधि। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसके लिए पाठ्य पुस्तक विधि जो है, जिस विधि का आधार केवल व्याकरण की पुस्तकें हैं, वो होगी पाठ्य पुस्तक विधि। पहला विकल्प इसके लिए सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, भाषा शिक्षण में व्याकरण का उद्देश्य होता है, क्या होता है? विद्यार्थियों को व्याकरण से परिचित करवाना। सेकेंड आता है यहाँ पर, विद्यार्थी को भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सिखाना, बोलना सिखाना या फिर लिखना सिखाना। तो यदि हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विद्यार्थियों को भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सिखाना व्याकरण का उद्देश्य होता है। सेकेंड विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा आता है यहाँ पर, भाषा शिक्षण के सिद्धांतों में से किस सिद्धांत में छात्रों को सबसे कम मेहनत करनी पड़ती है? प्रत्यक्ष, प्रयोग, विश्लेषण, प्रासंगिक। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये होगा प्रासंगिक विधि। चलिए फोर्थ विकल्प यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, प्रायः देखा जाता है कि बच्चे व्याकरण विषय में ज़्यादा रुचि नहीं लेते हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? व्याकरण विषय कठिन होगा या फिर छात्रों के द्वारा व्याकरण को महत्वपूर्ण न मानना। थर्ड है यहाँ पर, विद्यालय में व्याकरण पढ़ाने के लिए पुस्तकों का प्रयोग करना। और फोर्थ है यहाँ पर, व्याकरण सूत्रों का प्रयोग करना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विद्यालय में व्याकरण पढ़ाने के लिए पुस्तकों का प्रयोग करना, इस वजह से विद्यार्थी इस विषय में ज़्यादा रुचि नहीं लेते हैं। इसके पीछे ये कारण हो सकता है। ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर, इनमें से कौन सा कार्य विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत आता है? क्रिकेट खेलना, पाक कला सीखना, बागवानी सीखना, पहाड़े सीखना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इनमें से जो कार्य विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत आएगा वो आएगा पहाड़े सीखना। ऑप्शन फोर्थ। गरिमा पेड़ को पैर बोलती है, इस कारण उसके सहपाठी उससे बहुत चिढ़ाते हैं, और इस स्थिति में शिक्षण का कौन सा सिद्धांत गरिमा की सहायता कर सकता है? स्वतंत्रता का सिद्धांत, स्वयं संशोधन का सिद्धांत या फिर शिक्षण सूत्रों का प्रयोग। और फोर्थ यहाँ पर मौखिक तथा लेखन कार्य का सिद्धांत। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं
कि स्वयं संशोधन का सिद्धांत, मतलब उसको खुद को ही यहाँ पर अपनी जो त्रुटि है उसको दूर करना होगा, स्वयं संशोधन का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन आता है, तैयारी की आयाम के अंतर्गत विषय का परिचय दिया जाता है, विषय पर निष्कर्ष दिया जाता है, या विषय का अभ्यास होता है, या पाठ पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं विषय का परिचय दिया जाता है तैयारी आयाम के अंतर्गत। अगला हमारा प्रश्न आता है, टाइपिंग सीखना किस अधिगम के अंतर्गत आता है? विचारात्मक, क्रियात्मक, विचारात्मक तथा क्रियात्मक अधिगम, या फिर फोर्थ है केवल क्रियात्मक अधिगम। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि टाइपिंग सीखना एक जो है क्रियात्मक अधिगम के अंतर्गत शामिल होगा। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन आता है, जब व्यवहार का केंद्र भाषा हो तो भाषा अधिगम किससे जड़ता है? तो ये जुड़ता है, इस प्रकार से होना चाहिए था। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं शिक्षण एवं अभिव्यक्ति से, सेकेंड है शिक्षण तथा अनुभव से, और थर्ड है अनुभव तथा विषय से, और फोर्थ है अनुभव तथा शिक्षक से। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा, जब व्यवहार का केंद्र भाषा हो तो भाषा अधिगम जो होता है वो शिक्षण तथा अनुभव से जुड़ता है। तो यहाँ पर सेकेंड विकल्प जो होगा इसके लिए सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन आता है, अधिगम परिवर्तनशील है, अपरिवर्तनशील है, रूढ़ या फिर अप्रासंगिक है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि परिवर्तनशील होता है अधिगम, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन आता है, नीचे कुछ पंक्तियाँ दे रखी हैं और इस पंक्ति में मोरिसन के द्वारा कही गई है, और इन पंक्तियों में कौन सी पंक्ति मोरिसन के द्वारा बताई गई या कही गई है? तो देखिए इन पंक्तियों में देखें तो शिक्षण एक ऐसा व्यवस्थित प्रक्रम है जिसमें छात्र विभिन्न क्रियाकलाप द्वारा कुछ सीखता है, और सेकेंड यहाँ पर शिक्षण में छात्र मुख्य भूमिका निर्वहन करते हैं और शिक्षक सीखने योग्य स्थितियाँ बनाता है। थर्ड है शिक्षण ऐसी अनुशासित सामाजिक प्रक्रिया जिसमें शिक्षक अपने से कम अनुभवी लोगों के व्यवहार को प्रभावित करता है और उन्हें समाज उपयोगी बनाने में सहायक होता है। फोर्थ है यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसके लिए थर्ड विकल्प जो होगा, शिक्षण ऐसी सामाजिक अनुशासित प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक अपने से कम अनुभवी लोगों के व्यवहार को प्रभावित करता है और उन्हें समाज उपयोगी बनाने में सहायक होता है। ये पंक्ति मोरिसन के द्वारा कही गई है। अगला क्वेश्चन आता है, यदि किसी पाठ को 5 शिक्षार्थी अलग अलग ढंग से सोचते हैं तो शिक्षक का कार्य क्या है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं शिक्षक का कार्य क्या होगा? गलत निष्कर्ष देने वाले छात्रों को डांटना चाहिए, शिक्षक को सभी विद्यार्थियों के विचारों को ध्यान से सुनना चाहिए। थर्ड है पाठ के सही तथा उचित निष्कर्ष से शिक्षार्थियों को अवगत कराना और उस पाठ को छोड़कर शिक्षक को नया पाठ पढ़ाना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हर विद्यार्थी अलग अलग ढंग से सोच रहा है, तो पाठ का जो सही और उचित निष्कर्ष है उससे शिक्षार्थियों को अवगत कराना चाहिए, यानी कि जो उद्देश्य है हमारे पाठ का उससे ज़रूर उनको अवगत कराया जाए। ऑप्शन जो थर्ड होगा ये इसके लिए सही उत्तर होगा। चलिए, और हालांकि यदि हम बात करते हैं, यदि हम उनसे प्रश्न पूछते हैं, यदि मान लीजिए अलग अलग ढंग से सोचने के कारण यदि हम उनसे प्रश्न पूछते हैं या फिर वो अलग अलग तरीके से उत्तर देते हैं, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि उनके विचारों को ध्यान से सुनना भी चाहिए। परंतु यहाँ पर इस प्रकार की कोई बात शामिल नहीं है कि अलग अलग वो उत्तर देते हैं, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर थर्ड विकल्प का चयन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आता है, किस माहौल में सीखने के लिए बच्चों को अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता? जहाँ किसी भी प्रकार से भाषा सीखने की स्वतंत्रता हो, जहाँ सिर्फ मातृभाषा सीखने की स्वतंत्रता हो, या थर्ड है जहाँ केवल पुस्तकों के द्वारा भाषा सीखने की स्वतंत्रता हो, फोर्थ है सिर्फ विद्यालयों में। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि किस प्रकार के माहौल में बच्चों को अधिक प्रयास नहीं करना पड़ेगा? जहाँ किसी भी प्रकार से भाषा सीखने की स्वतंत्रता हो। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट जो होगा इसके लिए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, गणित के शिक्षक ने राहुल को वाक्य सही करने के लिए कहा, उनके द्वारा ऐसा करना भाषा शिक्षण के किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा? तो यहाँ पर मनोरंजन, अनुकरण, या फिर मौखिक एवं लेखन कार्य सिद्धांत, या फिर बहुमुखी प्रयास। तो यहाँ पर शिक्षक ने राहुल को वाक्य सही करने के लिए कहा है और इनका ऐसा करना भाषा शिक्षण के बहुमुखी प्रयास की ओर आएगा। तो यहाँ पर हमारा जो फोर्थ विकल्प होगा ये इसमें सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, कविता पाठ करवाना किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो जीवन समन्वय का सिद्धांत, शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, या फोर्थ है बाल केंद्रिता का सिद्धांत। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कविता पाठ करवाना जो है किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा? तो ये आएगा यहाँ पर क्रियाशीलता के सिद्धांत, ऑप्शन थर्ड।
चलिए अगला क्वेश्चन आता है, आरंभ में इनमें से किस सिद्धांत पर के आधार पर बालक भाषा सीखता है? तो बहुमुखी प्रयास सिद्धांत, मनोरंजन, अभ्यास या फिर अनुकरण के सिद्धांत पर। तो यदि हम यहाँ पर बात करते हैं प्रारंभ की, तो प्रारंभ में बच्चा जो होता है वो किस सिद्धांत पर सीखता है? अनुकरण के सिद्धांत पर, क्योंकि बच्चे की जो प्रारंभिक अवस्था होती है वो उसकी अनुकरण ही अवस्था होती है और वो अनुकरण ही करता है। तो फोर्थ विकल्प इसके लिए सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सी यहाँ क्रिया श्रवण कौशल का हिस्सा नहीं है? श्रवण कौशल का जो हिस्सा नहीं है उसे हमें देखना है। दिए गए संदेश को समझना, अपने विचारों को अभिव्यक्त करना, अवधारणाओं को समझना या दूसरों के विचारों को समझने का प्रयास करना। तो यदि हम देखें तो यहाँ पर विचारों को अभिव्यक्त करना ये हमारे वाचन कौशल का हिस्सा है, ना कि श्रवण कौशल का। बाकी समझना, विचारों को, अवधारणाओं को, ये सभी हमारे श्रवण कौशल का हिस्सा है, क्योंकि जब हमने सुना है तभी हम उनको समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर सेकेंड विकल्प इसमें सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा कौशल भाषा सीखने की प्रक्रिया का अंतिम कौशल है? सुनना, मौखिक अभिव्यक्ति, पढ़ना या लिखना। तो हम जानते हैं कि जो भाषा के कौशल होते हैं वो 4 कौशल होते हैं और उन्हें हम क्रम से कहते हैं सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो लिखना जो होता है ये अंतिम कौशल होता है। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा लिखना। फोर्थ विकल्प इसके लिए सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा कौशल चित्रात्मक भाषा का प्रतिनिधित्व करता है? लिखना, सुनना, बोलना या पढ़ना। तो प्रतिनिधित्व करने का जो मतलब होता है कि जो हमारे 2 कौशल होते हैं वो हमारे मुख्य कौशल होते हैं और इनमें से लिखना, सुनना, बोलना, पढ़ना। तो यदि हम देखें तो कौन सा कौशल चित्रात्मक भाषा का, अब चित्रात्मक भाषा का मतलब है जैसे हम भाषा को लिपि में लिखते हैं तो उसके वर्ण ही उसके चित्र हैं। तो यहाँ पर जो चित्रात्मक भाषा का प्रतिनिधित्व करेगा वो होगा लिखना। फर्स्ट विकल्प इसके लिए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, अनुलेख, श्रुतलेख, सुलेख किस कौशल से जुड़े हुए हैं? तो ये श्रवण, पठन, मौखिक अभिव्यक्ति या फोर्थ है लेखन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये सभी लेखन से जुड़े हुए हैं और इनमें सब में देखेंगे लेख 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 मिल रहा है आपको, तो ऐसी हिंट मिल रही है कि ये सभी लेखन से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सी प्रक्रिया भाषा कौशल से संबंधित नहीं है? सोचना, बोलना, लिखना या पढ़ना। तो भाषा कौशल से जो संबंधित नहीं है वो होगा इसमें सोचना। बाकी लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना ये भाषा कौशल से संबंधित होते हैं। तो पहला यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा। इनमें से किस विधि का प्रयोग मौखिक अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है? नाटक देखना, नाटक पढ़ना, नाटक सुनना, नाटक में अभिनय करना। तो देखिए नाटक में अभिनय करना ये मौखिक अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर फोर्थ विकल्प जो होगा नाटक में अभिनय करना ये हमारा उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, छात्र विषय में रुचि ले रहे हैं या नहीं इसका पता लगाने के लिए हिंदी की अध्यापिका किस विधि का प्रयोग करेंगी? परिणात्मक प्रविधि, जांच विधि, संचय आलेख या निरीक्षण विधि। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसके लिए वो जांच विधि का प्रयोग कर सकती हैं, जांच विधि का सहारा ले सकती हैं और सेकंड विकल्प जो होगा इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, रोमा पहली कक्षा के विद्यार्थियों से बाल गीत सुन रही है और इस प्रक्रिया से रोमा किस कौशल का मूल्यांकन कर रही है? तो पठन कौशल, श्रवण कौशल, लेखन कौशल या फिर उच्चारण कौशल। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि रोमा पहली कक्षा के बच्चों से बाल गीत सुन रही है, मतलब उनके उच्चारण कौशल का मूल्यांकन कर रही है। बच्चे कैसे उच्चारित कर रहे हैं, कविताओं को कैसे बोल रहे हैं, कैसे पहली कक्षा के विद्यार्थी अभिव्यक्ति दे रहे हैं। तो यहाँ पर उनका उच्चारण कौशल जो होगा ये से पता चलेगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से किस आधार पर मूल्यांकन की प्रविधि का वर्गीकरण किया जाता है? क्रियात्मक तथा बोधात्मक, क्रियात्मक तथा गुणात्मक, परिणात्मक तथा बोधात्मक और फोर्थ है गुणात्मक तथा परिणात्मक। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं फोर्थ विकल्प गुणात्मक तथा परिणात्मक। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, गीतिका शब्द को शब्द बोलती है और मूल्यांकन की किस प्रविधि के कारण इसका पता लगाया गया है? गुणात्मक, परिणात्मक, गुणात्मक तथा परिणात्मक और फोर्थ है जांच विधि। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं परिणात्मक प्रविधि के माध्यम से इसका पता लगाया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, मोनिका पहली कक्षा को खेल द्वारा वर्ण सिखाती है और यह शिक्षण के किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा? तो यहाँ पर बहुमुखी प्रयास, मनोरंजन, अभ्यास या संशोधन। तो खेल मनोरंजन विधि जो होती है वो पहली कक्षा के बच्चों को यहाँ पर
दिखा रही है, प्रदर्शित कर रही है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर उनका मनोरंजन के साथ साथ अधिगम जो है वो जुड़ा हुआ है। अगला हमारा प्रश्न आता है, कक्षा 1 और 2 के बच्चों को आपस में किस तरह कहानी का चयन करेंगे, यानी कि कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए हम किस प्रकार से कहानी का चयन करेंगे जो बहुत छोटी हो, जिसमें बहुत सारे पात्र हो, जिसमें 2 ही पात्र हो, जिसकी शब्द वाक्य की घटनाओं का वर्णन शैली और चित्रात्मक हो। तो देखिए यहाँ पर बच्चों की यदि हम बात कर रहे हैं तो बच्चे जो हैं वो पहली कक्षा के और दूसरी कक्षा के बच्चे इसमें शामिल हैं। तो निश्चित रूप से हम ऐसी कहानी का चयन करेंगे जिसके शब्द वाक्य घटनाओं के वर्णन की जो शैली हो वो चित्रात्मक हो, क्योंकि छोटी कक्षा के बच्चे हैं पहली और दूसरी के, तो निश्चित रूप से चित्र के माध्यम से उनको कहानी बहुत रोचक लगेगी और वो रुचि भी लेंगे। अगला हमारा प्रश्न आता है यहाँ पर, कई बार ऐसा होता है कि शिक्षार्थी शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए विषय को समझ नहीं पाते हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे इस बात की परवाह नहीं करना चाहिए और उसे केवल अपना पाठ्यक्रम पूरा कर देना चाहिए या उस पर ध्यान देना चाहिए। थर्ड है, उसे दिए गए विषयों को उदाहरणों के द्वारा समझाना चाहिए। और फोर्थ ने उसे उन शिक्षार्थियों को सजा दे देनी चाहिए जो विषय को नहीं समझ रहे हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो निश्चित रूप से शिक्षक दिए गए विषय को उदाहरणों से द्वारा समझाना चाहिए, क्योंकि बच्चे को समझ नहीं आ रहा तो निश्चित रूप से वो उदाहरण की मांग कर रहा है, तो उसे कुछ उचित उदाहरणों के माध्यम से समझाना चाहिए। अगला हमारा प्रश्न आता है, शिक्षण के सभी आयामों से नियमों या सिद्धांतों को शिक्षार्थियों तक पहुंचाने का प्रयास क्या कहलाता है? तो शिक्षण के सभी आयामों से नियमों से सिद्धांतों तक शिक्षार्थियों को पहुंचाने का प्रयास जो होता है, तैयारी, प्रस्तुतिकरण, तुलना या सामान्यीकरण, तो इसे हम कह सकते हैं कि ये होगा सामान्यीकरण। चलिए अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, नीचे दिए गए विकल्पों के आधार पर बताइए कि बच्चे किस विषय में अधिक रुचि लेते हैं। कठिन विषय में, सरल विषय जिन विषय को उनके जीवन से जोड़ा गया हो, और फोर्थ है सिनेमा साहित्य में। तो निश्चित रूप से जो विषय उनके जीवन से जुड़े होंगे उन्हीं विषयों में विद्यार्थी जो होते हैं ज़्यादा रुचि लेना पसंद करते हैं। थर्ड विकल्प होगा इसका सही उत्तर। अगला हमारा प्रश्न आता है, वर्णोच्चारण विधि का प्रयोग किस भाषा शैली में, भाषा कौशल में किया जाता है? श्रवण कौशल, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, लेखन कौशल या फिर पठन कौशल। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसमें हमारा जो सही उत्तर बनेगा वो बनेगा फोर्थ विकल्प, पठन कौशल। अगला क्वेश्चन आता है, जो बच्चे सुन नहीं सकते वे शीघ्र भाषा सीख जाते हैं, उन्हें भाषा सीखने में समय लगता है। और थर्ड है, वह भाषा सीख नहीं सकते। फोर्थ है, वह भाषा का बस लिखित रूप प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो उन्हें भाषा सीखने में थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि वो सुन नहीं सकते तो निश्चित रूप से थोड़ा सीखने में उनको समय लगेगा। दैनिक कार्यों में सबसे अधिक किन 2 कौशलों का प्रयोग होता है? तो हम दैनिक कार्यों में यदि बात करें, लेखन, पठन, मौखिक अभिव्यक्ति, भाषण कौशल, मौखिक अभिव्यक्ति, श्रवण कौशल, और फोर्थ है लेखन, मौखिक अभिव्यक्ति। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा मौखिक अभिव्यक्ति और श्रवण कौशल। कहने का सीधा मतलब ये है कि हम सुनना और बोलना जो होता है दैनिक जीवन में हर रोज़ प्रयोग करते हैं, हर व्यक्ति प्रयोग करते हैं, और जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, एक बात अलग होती है, उस पर ना जाइएगा। और यदि हम देखें तो लिखना और पढ़ना ये हर व्यक्ति नहीं कर रहा है, पर सुनना बोलना हर व्यक्ति कर रहा है, मतलब मौखिक अभिव्यक्ति और श्रवण कौशल हर व्यक्ति कर रहा है। अगला क्वेश्चन आता है, यदि अध्यापक सेब के चित्र को देख करके छात्रों से उसके विषय में कुछ वाक्य बोलने के लिए कहें तो यह किस कौशल से संबंधित होगा? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं लेखन, मौखिक, या फिर वाचन, या फिर फोर्थ है श्रवण कौशल। तो ये होगा मौखिक कौशल से, क्योंकि यहाँ शिक्षक जो हैं वाक्य बोलने के लिए कह रहे हैं, तो ये मौखिक कौशल से। अब देखिए इसमें वाचन कौशल भी आ सकता है, पर यहाँ पर वाचन कौशल में यदि उसे कुछ पढ़ने के लिए बोला जाता है तो ये वाचन कौशल हो सकता था, परंतु यहाँ पर क्या है कि उसकी मौखिक अभिव्यक्ति को देखा जा रहा है कि बच्चा किस प्रकार से अपने विचार यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है, रख रहा है, तो यहाँ पर वो उसका मौखिक कौशल से संबंधित होगा। तो यहाँ पर हमारा सेकंड विकल्प उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है, आँख, कान तथा हाथ का प्रयोग शिक्षण विधि के लिए आवश्यक माना जाता है। रूपरेखानुकरण विधि, जैक्टॉट विधि, मॉन्टेसरी स्वतंत्र अनुकरण विधि। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मॉन्टेसरी विधि, थर्ड विकल्प इसका उत्तर है। आपके द्वारा पढ़ाए गए जा रहे छात्र विषय में छात्र रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप शिक्षक की दृष्टि से आप क्या करेंगे? सभी छात्रों को सजा देंगे, नहीं पढ़ाना छोड़ देंगे, नहीं, या फिर अपने पढ़ाने के तरीके को बदलेंगे, और फोर्थ प्रधानाचार्य से उस कक्षा को बदलने की प्रार्थना करेंगे। तो हम अपना तरीका बदलेंगे, थर्ड विकल्प इसके लिए उत्तर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आता है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प भाषागत दोष से संबंधित नहीं है, उसे हमें यहाँ पर देखना है। व्याकरण संबंधी त्रुटियां, वाक्यों का संयोजन ठीक से ना करना। थर्ड है, पीछे बैठने के कारण श्याम पट्ट पर लिखे गए वाक्यों को ठीक से ना पढ़ पाना। फोर्थ है, वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसके लिए पीछे बैठने के कारण श्याम पट्ट पर लिखे वाक्यों को ठीक से ना पढ़ पाना, ये भाषागत दोष से संबंधित नहीं है। और बाकी हम देखते हैं, व्याकरण संबंधी त्रुटि है, वर्तनी है, ये सभी भाषा दोष से संबंधित हैं। अगला प्रश्न आता है इसमें हमारा, पाठ्य योजना का निर्माण करते समय केंद्र में किसे रखना चाहिए, शिक्षक, विद्यार्थी, शिक्षण सामग्री या फिर समाज। तो हम कह सकते हैं पाठ्य योजना का निर्माण करते समय केंद्र में हमें रखना चाहिए विद्यार्थी को, क्योंकि विद्यार्थी हमारे लिए मुख्य है और वही बाल केंद्रित शिक्षा है। तो यहाँ पर सेकेंड विकल्प जो होगा इसका सही उत्तर होगा। यदि आपकी कक्षा में कोई विकलांग विद्यार्थी दाखिला लेता है तो आप क्या करेंगे, पढ़ाने से मना करेंगे, उचित सुविधा प्रदान करेंगे, या फिर उसके माता पिता को कहीं और दाखिला करवाने का सुझाव देंगे। फोर्थ है, विद्यार्थी की तुलना से में उसे अधिक प्यार देंगे। तो देखिए, यदि हम वहाँ पर शिक्षक के रूप में हैं तो हम उसे उचित सुविधा देते हुए, प्रदान करते हुए निश्चित रूप से उसे पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो सेकेंड विकल्प जो होगा इसके लिए हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है, पाठ्य योजना में रक्त स्थान निर्धारण नहीं किया जाता है, किताब पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, पढ़ाए गए विषय से छात्र का क्या लाभ होगा, छात्र ने कितना सीखा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं छात्र ने कितना सीखा। चलिए अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर, चांदनी शर्मा हिंदी की अध्यापिका हैं और वह कभी कभी कुछ विषयों को समझाने के लिए डीवीडी का प्रयोग करती है, और डीवीडी का प्रयोग करना शिक्षण सामग्री का कौन सा प्रकार होगा। तो यहाँ पर दृश्य श्रव्य सामग्री या फिर फिल्म। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये दृश्य श्रव्य सामग्री के रूप में प्रयोग हो रहा है। कुछ छात्र हकलाते तुतलाते हैं, ऐसी परिस्थिति में शिक्षक होने के नाते आपका क्या कार्य होगा, उन बच्चों को डांटना, उन बच्चों को शुद्ध शब्द की रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराना, उन्हें अधिक से अधिक बोलने के लिए प्रेरित करना, या फोर्थ है, उनके माता पिता को स्कूल बदलने की सलाह देना। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं उन्हें अधिक से अधिक बोलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। चलिए, क्योंकि हम अगला प्रश्न आता है, एक ही कक्षा के दो छात्र विभिन्न प्रकृति के हैं और एक बुद्धिमान तथा दूसरा कमज़ोर है, तो एक शिक्षक के तौर पर आप क्या करेंगे। तो देखिए, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कमज़ोर छात्र की ओर ध्यान नहीं देंगे, कक्षा का आधार केवल बुद्धिमान छात्र को ही मानेंगे, या फिर शिक्षण में कमज़ोर तथा बुद्धिमान दोनों को आधार मानना चाहिए और कमज़ोर छात्र को आगे बैठने के लिए बोलेंगे। तो देखिए, हम शिक्षक की भूमिका में हैं और दो छात्र अलग अलग प्रकृति के हैं, तो निश्चित रूप से वो हमारे लिए कक्षा में बिल्कुल समान है, दोनों को ही हम आधार मान करके चलेंगे। तो यहाँ पर हमारा थर्ड विकल्प इसके लिए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आता है, परीक्षण तथा निरीक्षण इनमें से किस विधि का हिस्सा है, निदानात्मक, उपचारात्मक, या निदानात्मक उपचारात्मक दोनों का, या फिर निगमन का। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये निदानात्मक का हिस्सा है। फर्स्ट विकल्प इसका उत्तर है। भाषा नियमों की जानकारी से ही निखरती है, विद्यालय में सीखी जाती है, एक नियम व्यवस्था है, या फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भाषा एक नियम व्यवस्था है। थर्ड विकल्प इसका सही उत्तर है। राधिका ने अपने भाषण में शिक्षक दिवस से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारी दी, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प भाषण को ग्रहण करने में सहायक है। लेखन कौशल, श्रवण कौशल, भाषण कौशल, पठन कौशल। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं श्रवण कौशल, क्योंकि भाषण को ग्रहण करने में जो सहायक होगा वो क्या होगा, हमारा श्रवण कौशल। अगला क्वेश्चन है, शबनम ने कल एक मैच का आंखों देखा हाल अपने सहपाठियों को सुनाया और इस स्थिति में शबनम को किस कौशल का प्रयोग कर रही है। तो देखिए, आंखों देखा हाल जब वो सुनाएगी तो वाचन, लेखन, श्रवण या भाषण। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो क्योंकि अभिव्यक्त कर रहे तो भाषण के अंदर भी हम चीज़ों को अभिव्यक्त ही तो कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमारा उत्तर भाषण कौशल। अगला क्वेश्चन आएगा, निबंधात्मक, लघु उत्तर तथा वस्तुनिष्ठ किस प्रकार की परीक्षा के रूप हैं, लिखित, मौखिक, प्रायोगिक या फिर साक्षात्कार। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं निबंधात्मक प्रश्न भी इसमें शामिल हैं। तो ये
लिखित परीक्षा के ही रूप होंगे। अगला प्रश्न आता है, मूल्यांकन से हमें छात्रों को के रिक्त स्थान के बारे में जानकारी पता चलती है। केवल दोषों की, गुण दोष दोनों का, बुद्धिहीन छात्रों की जानकारी मिलती है। तो देखिए, मूल्यांकन के माध्यम से हम कह सकते हैं कि इसमें हमें छात्रों के गुण दोष दोनों का ही पता इसमें चल जाता है। थर्ड विकल्प इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है, कनक ने कक्षा के सभी छात्रों को सारांश लेखन का कार्य दिया है। इस प्रक्रिया के माध्यम से किस कौशल का मूल्यांकन किया जा सकता है? श्रवण, भाषण, लेखन या फिर पठन कौशल। तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो बनेगा वो बनेगा लेखन कौशल का। चलिए, शोभना बा को व लिखती है और इसकी समस्या का क्या कारण हो सकता है? डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्कैलकुलिया या स्वलीनता। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर उसकी जो समस्या होगी वो होगी डिस्ग्राफिया, क्योंकि वो लेखन से संबंधित दोष है बा को वा लिखने का। अगला प्रश्न आता है, हरलेन कौर चौथी कक्षा की छात्रा है, उसकी मातृभाषा पंजाबी, इस कारणवश वह हिंदी भाषा के प्रयोग में गलतियां करती है। इस अशुद्धि को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है? उसे प्रतिदिन हिंदी की पुस्तक पढ़नी चाहिए, उसे हिंदी भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना चाहिए, और या फिर उसे हिंदी भाषा के शब्दों की रिकॉर्डिंग करके सुनना चाहिए, और फोर्थ यहाँ पर हिंदी भाषा की फिल्में देखना चाहिए। तो निश्चित रूप से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उसे हिंदी भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि वो हिंदी भाषा बोलने में ही यहाँ पर त्रुटियाँ कर रही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है, 90 से 109 बुद्धिलब्धि वाले बालक जो होते हैं किस श्रेणी में आएंगे? तो औसत, औसत से अधिक, औसत से कम या फिर बुद्धिमान। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसमें हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा औसत श्रेणी के विद्यार्थी। चलिए, अगला प्रश्न आता है, बहुभाषिक कक्षा में हिंदी भाषा शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सा तरीका उत्तम होगा? हिंदी भाषा की फिल्में दिखाकर, आपस में बातचीत करके, छात्रों से निबंध, कहानी आदि लिखवा करके, या फिर हिंदी भाषा संबंधित विषयों की रिकॉर्डिंग सुना करके। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से बहुभाषिक कक्षा है तो निम्न में से कौन सा तरीका उत्तम होगा? आपस में बातचीत करके, यानी कि समूह चर्चा करके कह सकते हैं उसको। सेकेंड विकल्प इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, इनमें से कौन सी बीमारी गणित विषय से संबंधित है? डिस्ग्राफिया, डिस्लेक्सिया, डिस्कैलकुलिया, डिप्रेशन। तो यहाँ पर हमारा उत्तर बनेगा डिस्कैलकुलिया, क्योंकि ये गणितीय संबंधी यानी कि गणना संबंधी विकार होता है डिस्कैलकुलिया। चलिए, अगला प्रश्न आता है, पढ़ाया गया विषय छात्रों को कितना समझ आया, किस सिद्धांत के माध्यम से पता चलेगा? बाल केंद्रित सिद्धांत से, शिक्षण सूत्र से, बहुमुखी प्रयास से या अभ्यास सिद्धांत से? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अभ्यास सिद्धांत से। चलिए, अगला प्रश्न आता है, अध्यापक को कक्षा में सदैव रिक्त स्थान भाषा का प्रयोग करना चाहिए, मातृभाषा, मानक या किसी भी भाषा या अपभाषा? तो निश्चित रूप से कक्षा में अध्यापक को सदैव मानक भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि मानक भाषा के प्रयोग से ही जो विद्यार्थी हैं वो शिक्षक का अनुकरण करते हैं और वे भी वैसी भाषा सीखेंगे। अगला हमारा प्रश्न आता है, भाषा के सभी रूपों में किस रूप का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है? लिखित, सांकेतिक, मौखिक, व्यावहारिक? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसमें मौखिक भाषा का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न आता है, भाषा संसार का नावमय चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है और यह विश्व की हनय तंत्र की झनकार है, और भाषा के संबंध में ये वाक्य किस लेखक ने लिखा है? तो ये वाक्य भोलानाथ तिवारी, श्याम सुंदर दास, क्रोंचे या फिर सुमित्रा नंदन पंत? तो हमारा उत्तर बनेगा सुमित्रा नंदन पंत। जी हाँ, ये उन्हीं की पंक्तियाँ हैं। तो फोर्थ विकल्प यहाँ पर उत्तर होगा। शिक्षार्थी के द्वारा किसी विषय पर बोलना, लिखना भाषा के किस पक्ष को उजागर करता है? अभिव्यक्ति, ग्रहण, व्याकरण के पक्ष, लिखित पक्ष को? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये अभिव्यक्ति को उजागर करता है। अगला हमारा प्रश्न आता है, इनमें से कौन सा वाक्य भोलानाथ तिवारी ने कहा है? भाषा ध्वनि संकेतों का व्यवहार है, भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है या विश्व की हृदय की तंत्र की झनकार है? और थर्ड है, भाषा के निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निस्तृत वह सार्थक ध्वनि समिष्टि है जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके। और फोर्थ यहाँ पर भाषा ध्वन्यात्मक यानी कि ध्वन्यात्मकता है, संकेतों का एक स्थित रूप है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसके लिए हमारा जो उत्तर होगा वो होगा थर्ड, भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निस्तृत वह सार्थक ध्वनि समिष्टि है
जिसका विश्लेषण अध्ययन हो सके। चलिए अगला हमारा प्रश्न आता है, जिस ध्वनि के टुकड़े ना किए जा सके उसे हम क्या कह सकते हैं, शब्द, वाक्य, वर्ण या फिर व्यंजन। तो निश्चित रूप से वो होगा वर्ण जिसके टुकड़े ना किए जा सके। अधिगम का क्या अर्थ होता है, सीखना, सिखाना, पढ़ना, पढ़ाना। तो अधिगम का मतलब ही होता है सीखना। तो फर्स्ट यहाँ पर उत्तर हो जाता है। शिक्षण एक ऐसा व्यवस्थित प्रक्रम है जिसमें छात्र विभिन्न क्रियाकलापों के द्वारा कुछ सीखता है। किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति स्किनर, मॉरिसन, स्मिथ या फिर ब्रूकेर। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये स्मिथ की पंक्तियाँ हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, शिक्षक द्वारा श्यामपट्ट पर लिखना नीचे दिए गए किस शिक्षण आयाम के अंतर्गत आएगा? उपयोग, तुलना, प्रस्तुतिकरण या तैयारी। तो निश्चित रूप से लिखना यहाँ पर प्रस्तुतिकरण में आएगा। चलिए थर्ड विकल्प होगा इसका सही उत्तर। नीरज ई को र बोलता है, उसकी संस्तुति को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है? नीरज को इन दोनों वर्णों के उच्चारण की रिकॉर्डिंग देकर या फिर शिक्षक दोनों वर्णों का उच्चारण स्वयं करने के बाद छात्रों से अभ्यास करवाएं। उसे बार बार वर्णों को बोलकर अभ्यास करने के लिए कहेंगे। और फोर्थ है, उसे बार बार इन दोनों शब्दों का उच्चारण करने के लिए कहेंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पहले शिक्षक स्वयं खुद उच्चारण करें और बाद में छात्रों से अभ्यास यहाँ पर करवाएं। सेकेंड विकल्प इसका सही उत्तर है। आपकी कक्षा के कोई छात्र अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं, इस स्थिति में आप क्या करेंगे? तो निश्चित रूप से यहाँ पर डांटेंगे, सजा देंगे, कारण जानने का प्रयास करेंगे या फिर उसका दाखिला कहीं और करवा देंगे प्रधानाध्यापक से कहकर। तो निश्चित हम उसका कारण जानने का प्रयास करेंगे। थर्ड विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारण बालकों के मानसिक तौर पर बीमार होने से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर जो नहीं है उसे हमें देखना है। पारिवारिक वातावरण के कारण, सामाजिक वातावरण के कारण, विद्यालय वातावरण के कारण या फिर खेल परिसर का वातावरण। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बालकों के मानसिक तौर पर बीमार होने से संबंधित नहीं होगा वो खेल परिसर का वातावरण। फोर्थ वाला इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण का क्या उद्देश्य है? छात्र को शिक्षित करना, छात्र के दोषों को पहचानना, छात्र के दोषों को दूर करना, छात्रों के बीच भेद करना। तो देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं इसमें कि छात्र के दोषों का निराकरण करना, उन्हें दूर करना, ये इसका उद्देश्य होता है। मौखिक भाषा को जांचने के लिए इनमें से कौन सा तरीका महत्वपूर्ण होगा? पुस्तक पढ़वाना, पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर पूछना, छात्रों से बातचीत करना, छात्रों से गीत गाने को कहा जा सकता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं थर्ड विकल्प जो होगा छात्रों से बातचीत करना, क्योंकि हम मौखिक भाषा को जांच रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये तरीका हमारा ठीक होगा। साक्षात्कार विधि में रक्त स्थान की जांच की जाती है। लेखन संबंधी दोष, पठन संबंधी दोष, व्यक्तिगत दोष या फिर वाचन संबंधी दोष। तो यहाँ पर जो साक्षात्कार विधि होती है उसमें बात की जाती है व्यक्तिगत दोषों की उसमें जांच की जाती है। तो थर्ड विकल्प जो होगा इसके लिए सही उत्तर होगा। शिक्षण अधिगम सामग्री विषयों को रिक्त स्थान बनाती है, कठिन, जटिल, सरल या फिर अर्थहीन। तो निश्चित रूप से शिक्षण सामग्री जो होती है वो विषयों को कैसा बनाएगी? सरल बनाएगी। थर्ड विकल्प इसके लिए सही उत्तर है। चार्ट प्रयोग करना शिक्षण सामग्री का कौन सा प्रकार होगा? दृश्य सामग्री, दृश्य श्रव्य या फिर श्रव्य या फिर लेखे। तो निश्चित रूप से चार्ट का प्रयोग करना शिक्षण सामग्री के दृश्य सामग्री के अंतर्गत शामिल होगा। फर्स्ट विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला हमारा प्रश्न आता है, पिछले शनिवार को उत्कर्ष विद्यालय में स्टैनली हॉल का डिब्बा फिल्म दिखाई गई और इस फिल्म में शिक्षण सहायक सामग्री का कौन सा प्रकार है? दृश्य श्रव्य या फिर दृश्य श्रव्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि फिल्म है तो निश्चित रूप से वो दृश्य श्रव्य दोनों के रूप में ही होगी। एक समय में एक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करने से रिक्त स्थान हो सकता है, छात्रों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, छात्र विषय को अच्छे से समझ आएगा या फिर छात्र विषय को ढंग से नहीं समझ पाएंगे या फिर शिक्षण प्रभावी होगा। तो एक समय में जब हम एक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब एक साथ ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ पर विद्यार्थी जो होगा वो क्या होगा? छात्र विषय को ढंग से नहीं समझ पाएगा। हम बारी बारी से करते हैं वो एक बात अलग है, पर एक के साथ हम एक से ज़्यादा सामग्री का प्रयोग करेंगे तो छात्र ध्यान किस पर देगा? उस स्थिति में ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा करेगा। अगला प्रश्न आता है, हिंदी अध्यापिका ने
अभिनव को गांधी जी के चित्र पर 10 वाक्य कार्य दिया, इस गृह कार्य से अभिनव पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? कोई प्रभाव, विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे गृह कार्य से विषय के प्रति अभिनव की रुचि बढ़ेगी, अभिनव गृह कार्य से उब सकता है, बालक में विषय को लेकर भ्रम पैदा होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऐसे गृह कार्य से विषय के प्रति अभिनव की रुचि बढ़ेगी। सेकंड विकल्प इसका सही उत्तर है। बच्चों को ऐतिहासिक स्थल की जानकारी देने के लिए इनमें से कौन सा तरीका प्रभावी होगा? तो यहाँ पर कौन सा तरीका प्रभावी हो सकता है? स्थल से संबंधित पुस्तकें पढ़ाकर, स्थल से संबंधित चित्र या फिल्म दिखाकर, या फिर छात्रों को खुद उस स्थल के भ्रमण हेतु प्रेरित करके, या फिर फोर्थ है उस स्थान से जुड़ी कहानी सुना करके। तो यहाँ पर ऐतिहासिक स्थल की यदि हम जानकारी देने के लिए सबसे अच्छा तरीका होगा उन्हें उस स्थल के भ्रमण के लिए प्रेरित किया जाए और भ्रमण करवाया जाए। थर्ड विकल्प जो होगा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आता है, इनमें से किस सामग्री का प्रयोग विद्यालयों में शिक्षण के लिए अधिक किया जाता है? रेडियो, टेलीविज़न, लिंग्वाफोन, पाठ्य पुस्तक। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं पाठ्य पुस्तक का प्रयोग सबसे ज़्यादा विद्यालयों में होता ही होता है। बाल साहित्य कैसा होना चाहिए? तो बाल साहित्य की यदि बात करें जिसमें केवल अच्छे रचनाकार होना चाहिए, ज्ञानवर्धक होना चाहिए, सिर्फ कविताएं होना चाहिए, सिर्फ कहानी होना चाहिए, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसमें ये ज्ञानवर्धक होना चाहिए। सेकेंड विकल्प जो होगा सही उत्तर होगा। नीचे दिए गए विकल्पों से कौन सी शिक्षण सामग्री प्राचीन सामग्री है? तो प्राचीन की यदि हम बात कर रहे हैं रेडियो, ग्रामोफोन, लिंग्वाफोन या पाठ्य पुस्तक, तो वो होगी पाठ्य पुस्तक। चलिए अगला प्रश्न आता है, पाठ्य पुस्तकों की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? आसानी से उपलब्ध हो जाती है, सस्ती होती है, कोई भी पढ़ सकता, स्वाध्याय की ओर प्रेरित करती है। तो यदि हम यहाँ पर देखें तो निश्चित रूप से पाठ्य पुस्तकों की सबसे अच्छी विशेषता होती है हमें स्वाध्याय की ओर प्रेरित करती है। फोर्थ विकल्प होगा उत्तर। निम्न में से अति आवश्यक सहायक सामग्री होगी श्यामपट्ट, रेल बोर्ड, फ्लैश कार्ड, टीवी। तो यहाँ हम कह सकते हैं श्यामपट्ट सबसे अधिक अति आवश्यक सहायक सामग्री होगी इन सभी में। अगला हमारा प्रश्न आता है, सोहेल अपनी कक्षा की में कविता पढ़ना चाहता है, उसके लिए सर्वोत्तम सामग्री क्या होगी? टैप रिकॉर्डर, चार्ट, फ्लैश कार्ड या फिर रेडियो। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उसके लिए सबसे अच्छी जो सामग्री होगी, कविता पढ़ना चाहता है तो उसके लिए सबसे सर्वोत्तम जो सामग्री होगी वो क्या हो सकती है? तो वो यहाँ पर हो सकती है टैप रिकॉर्डर। सॉरी, ये रेडियो पर गलत लग गया है, टैप रिकॉर्डर है ना, क्योंकि वो कविता पढ़ना चाहता है। तो कविता पढ़ना चाहता है तो निश्चित रूप से वो अपने आवाज़ को रिकॉर्ड कर सकता है, उसके माध्यम से वो थोड़ा सी इन चीज़ों को देख सकता है कहाँ पर वो गलती कर रहा है और कैसे वो उच्चारित कर रहा है, ये सब चीज़ें उसको थोड़ा सा समझ में आ जाएगी। रेडियो तो जो होगा सुनने के लिए प्रयोग हो सकता है, तो ये विकल्प इसमें नहीं शामिल होगा। अगला प्रश्न आता है, यहाँ पर वर्ष 14 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यहाँ पर शिक्षक दिवस पर भाषण दिया गया और उनके इस भाषण से सभी विद्यालयों में टेलीविज़न तथा कंप्यूटर के माध्यम से दिखाया गया। तो शिक्षकों की इस प्रक्रिया का प्रयोग करना शिक्षण सामग्री का कौन सा प्रकार होगा? तो देखिए, यदि हम यहाँ पर बात करें इस शिक्षण सामग्री की, तो भाषण जो है वो दिखाया गया, मतलब कि तो देखा भी है और सुना भी है, तो सीधी सी बात है कि दृश्य श्रव्य सामग्री जो है प्रयोग में लाई गई। थर्ड विकल्प इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता हमारा, अनामिका सदैव कुत्ता को कुकुर बोलती है और यदि आप अनामिका के शिक्षक होते तो इस स्थिति में आप क्या करते हैं? अनामिका को कुत्ता बोलने के लिए कहेंगे, उसे गलत बोलने पर डांटेंगे, इस विषय पर ध्यान नहीं देंगे और बताएंगे। फोर्थ विकल्प है, कक्षा में सभी बच्चों को बताएंगे कि कुत्ता को कुकुर भी कहा जाता है। तो निश्चित रूप से हम फोर्थ विकल्प का चयन करेंगे यहाँ पर और यही हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है, अध्यापक के द्वारा बनाए गए बिंदुओं से वर्ण बनाने का प्रयास छात्र लेखन कौशल की किस विधि में करता है? स्वतंत्र अनुकरण विधि, मॉन्टेसरी, जैक्टार्ट या फिर रूपरेखानुकरण विधि। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं रूपरेखानुकरण विधि, जिसमें क्या होता है कि पहली कक्षा दूसरी कक्षा के बच्चों में की जो पुस्तकें होती हैं उनमें बिंदु बने होते हैं और इनको इस प्रकार से यहाँ पर वर्ण बनाना इससे सिखाया जाता है। तो ये रूपरेखानुकरण विधि। ऊपर लिखे गए वाक्यों को देखकर लिखना कहलाएगा सुलेख, अनुलेख, श्रुतलेख या फिर लिखित अभिव्यक्ति। तो यदि हम यहाँ पर देखें तो ऊपर लिखे वाक्यों को देखकर लिखना अनुलेख कहलाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है,
वाक्य लिखते समय आवश्यक स्थान पर अल्प विराम का प्रयोग नहीं किया गया या गलत किया गया तो रिक्त स्थान होगा। कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रभाव पड़ भी सकता नहीं भी, वाक्य अशुद्ध हो जाएगा, अर्थ भी बदल सकता है। और फोर्थ है वाक्य अधूरा रह जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं वाक्य अशुद्ध ही हो जाएगा और अर्थ भी बदल सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, लेखन कौशल के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये हमें इसमें देखना है। लिखते समय विषय अधिक महत्वपूर्ण होता है, वर्तनी नहीं। सिरारे का प्रयोग अपनी छात्र अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। और थर्ड है, हिंदी में पूर्ण विराम के स्थान पर चिन्ह के स्थान पर अंग्रेजी भाषा के विराम चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। और फोर्थ, लेखन के लिए केवल मानक वर्णों का ही प्रयोग उचित है। तो यदि हम यहाँ पर सही कथन को देखें तो वो होगा फोर्थ वाला, लेखन के लिए मानक वर्णों का प्रयोग ही उचित है। अगला प्रश्न आता है, राधिका सस्वर पठन के समय विराम चिन्हों को ध्यान नहीं रखती, उसके द्वारा ऐसा करने से रिक्त स्थान हो सकता है। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, श्रोता को समझने में कठिनाई होगी, विराम चिन्ह अधिक महत्वपूर्ण नहीं या फिर मधुर, तो निश्चित रूप से श्रोता को समझने में कठिनाई होगी यदि वो अल्प विराम चिन्हों का प्रयोग या कोई भी विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं करती है। तो उस स्थिति में विकल्प सेकंड हमारा उत्तर हो जाता है। अगला हमारा प्रश्न आता है, याशी की अध्यापिका निश्चित अंतराल पर मौखिक या लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षण लेती है। अध्यापिका मूल्यांकन करने के लिए किस प्रविधि का प्रयोग कर रही है? परिणात्मक प्रविधि, गुणात्मक प्रविधि, परिणात्मक तथा गुणात्मक, और फोर्थ यहाँ पर एनेक्डोटल आलेख। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वो होगा परिणात्मक प्रविधि। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, बच्चों की पठन कुशलता का विकास करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होगा? भाषिक संरचना का अभ्यास, अर्थ की अपेक्षा, उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान, विभिन्न संदर्भों से जुड़ी सामग्री, और फोर्थ पाठ्य पुस्तकों में दिए गए अभ्यास। तो यहाँ पर विभिन्न संदर्भों में जुड़ी सामग्री पठन कुशलता का विकास करने में सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा। अगला हमारा प्रश्न आता है, दिए गए विकल्पों में से किस विकल्प में पढ़कर अर्थ ग्रहण किया जाता है? पढ़ना, सुनना, बोलना, लिखना, लिखना, पढ़ना या सुनना, बोलना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं लिखना और पढ़ना में अर्थ ग्रहण किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशल का मूल्यांकन किया जाता है। तुक मिलाने की क्षमता के आधार पर, शब्दों के अर्थ समझने की क्षमता के आधार पर, भाषा की शुद्धता पर, या फोर्थ है प्रवाह के साथ बोलने पर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशल का मूल्यांकन किया जाता है यहाँ पर शब्दों के अर्थ समझने की क्षमता के आधार पर। अगला क्वेश्चन आता है, हिंदी भाषा शिक्षण में मूल्यांकन प्रक्रिया है मात्रात्मक, गुणात्मक, वर्णात्मक, वर्गात्मक या फिर मात्रात्मक तथा गुणात्मक। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं हिंदी भाषा शिक्षण में मूल्यांकन प्रक्रिया मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों ही हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आज के हमारे हिंदी पेडागॉजी से संबंधित जो 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये समाप्त होते हैं। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए अगले किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।